गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने चैप्टर 5th था जो अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली कर रहे थे, जिसमें हमारे पास मिक्स क्वेश्चन होते हैं जो हमने 5th चैप्टर में जो भी सीखा अभी तक उसके बेस पर। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे। क्या है? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a साइन b प्लस कोस ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्वेश्चन क्या है? ये आपको पता है कि आपका फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है ये कि साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। आपको इसका यूज करके यानी इससे अवकलन करके क्या करना है? कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बनानी है। इसका डिफरेंशिएशन करके अवकलन करके आपको ये आइडेंटिटी बनानी है। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे। अपने क्या करेंगे, इसका ए और बी अपने जैसे अपने टी को एक थर्ड वेरिएबल पैरामेट्रिक फंक्शन अपने जो प्राचल फलन किए थे उनमें हमने जैसे टी था उसी प्रकार इसमें हम ए और बी को समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष। तो देखो क्या बनता है ये। जब यहां से हम अवकलन करेंगे तो साइन का आ जाएगा कोस ए प्लस बी। ये तो हमने किया साइन का। अब इसके गुणा में हमें ए प्लस बी का अवकलन भी करना होगा एक्स के सापेक्ष, यानी इस तरह से इधर भी करेंगे हम। अब इधर देखें, आप अवकलन करते हैं तो आपको ये एक्स के सापेक्ष आपको ये गुणा में मिलते हैं साइन ए कोस बी प्लस डी बाई डी एक्स कोस ए साइन बी। ठीक है, ये दोनों गुणा में है और ये भी गुणा में है, तो यहां पर गुणा वाला नियम लगाएंगे। यहां पर ये क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। ये बन जाएगा यहां इक्वल। यहां जो हमारा गुणा वाला है, गुणा में क्या होता है, u गुणा v का। एक को सेम रखते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, फिर दूसरे को सेम रखते हैं और पहले का अवकलन करते हैं। तो मैंने साइन a को सेम रख लिया, कोस का अवकलन किया तो माइनस का साइन b आ गया। कोस का होने के बाद हमें b का भी करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने बना लिया इसको डी बी बाई एक्स, एक्स के सापेक्ष हो गया। प्लस अब कोस b तो रहेगा सेम, इसका अवकलन होगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस a और a का क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स। देखा बच्चों, अब इसको आगे और करना है, पहले यहाँ पे दोबारा समझें। पहले हमने साइन का किया, कोस आ गया, फिर हम a प्लस बी का करेंगे, तो a प्लस बी का क्या होगा a प्लस बी का डी एक्स। एक्स के सापेक्ष करें तो ये प्लस में ही जो होता है, प्लस और माइनस में ये अलग अलग हो जाता है, हो गया अलग अलग। उसके बाद ये साइन ए माइनस के साइन बी। ठीक है, क्या आ जाएगा, अब ये यहाँ पे गुणा में था तो गुणा वाला नियम, साइन ए हमने सेम रख लिया, कोस का किया माइनस का साइन बी, और बी का किया तो डी बी अपॉन डी एक्स। फिर हमने कोस भी सेम रखा, साइन का किया कोस और ए का किया तो डी ए अपॉन डी एक्स। प्लस में दोनों को फिर से गुणा में है, कोस से हमने सेम रख लिया, साइन बी का किया तो क्या बन जाएगा ये कोस बी, और बी का किया तो डी बी अपॉन डी एक्स। प्लस यहाँ पर अब साइन बी को सेम रखेंगे, कोस का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन ए, और ए का करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब आप देखें कि आपको यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। यहाँ पर आपका कोस ए कोस बी यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कोस ए कोस बी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से और यहाँ से हम साइन ए साइन बी कॉमन लेंगे। तो पहले हम यहाँ से ले रहे हैं कोस ए कोस बी, क्या बच गया डी ए प्लस एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। इन दोनों से हमने ये कॉमन ले लिया तो ये बच गया। अब हमारे पास माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ से हमने माइनस साइन ए साइन बी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इसके गुणा में डी बी प्लस यानी डी ए दोनों के नीचे डी एक्स आ जाएगा।
ये आपका दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया dA/dx प्लस dB/dx, ब्रैकेट में क्या बचा, cos A cos B माइनस sin A sin B। और इस साइड में आपके पास ये है, इसको हम लिखते जाएंगे, ये आपका इससे कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा, इधर बचा cos A प्लस B और इधर क्या बच जाएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B। यही आपको करना था। इस तरह से आप इसको अवकलन करके इसका ये आइडेंटिटी से आप ये आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्या ऐसा फंक्शन है, एक फलन है, विद्यमान होगा जो प्रत्येक जगह सतत होगा लेकिन दो बिंदुओं के लिए अवकलनीय नहीं होगा। हमें एक ऐसा फलन बताना है जो सतत तो होगा हर बिंदु पर लेकिन अवकलनीय नहीं होगा दो बिंदुओं पर। तो मैं आपको इसको इस तरह से बताऊंगा, जैसे mod x है, ये आपका x के किसी भी मान के लिए, वास्तविक मान के लिए हमेशा सतत रहता है। ठीक है, यह बाकी सभी बिंदुओं के लिए अवकलनीय भी रहता है, सिर्फ एक बिंदु को छोड़कर। वो कौन सा, इसको 0 के बराबर रखने पर जो आ रहा है, यानी x को 0 के बराबर रखने पर 0 आ रहा है। यानी ये जो सतत तो ये सभी जगह पर है, mod x एक सतत फलन है और यह सिर्फ 0 पर अवकलनीय नहीं है। जो mod x है ये r माइनस 0 यानी 0 को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर क्या होगा, अवकलनीय होगा, लेकिन सिर्फ 0 पर यह अवकलनीय नहीं होगा। तो हमने ये सतत फलन तो बता दिया, लेकिन उसने कहा फलन ऐसा बताओ जो दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फलन और लेते हैं, जैसे mod x माइनस 1 ले लिया या mod x प्लस 1 ले लिया। ठीक है, चाहे x प्लस 2 ले लिया। तो यह है, ये x के सभी वास्तविक मानों के लिए सतत है, लेकिन यह x बराबर -2 के लिए अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, mod x प्लस mod x प्लस 2। तो यह जो फलन है यह x के किसी भी मान के लिए, वास्तविक मान के लिए सदैव सतत रहेगा, लेकिन यह सिर्फ दो बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होगा। और वो बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो 0 और एक -2। यह फलन x के सभी वास्तविक मानों के लिए सतत तो है, लेकिन इन दो बिंदुओं पर क्या है, वो अवकलनीय नहीं है। यही उसने मेरे क्वेश्चन कहा था। इसके एग्जाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे x प्लस 1, ये क्या है, सभी जगह सतत है, लेकिन x बराबर -1 पर यह अवकलनीय नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो x माइनस 1 ले सकते हैं। ये सभी मानों के लिए सतत तो है, लेकिन x बराबर 1 के लिए अवकलनीय नहीं है। तो इन दोनों का जोड़ भी आप दे सकते हैं, यानी हम mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब यह सतत तो होगा हर एक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए सतत तो है, लेकिन दो मानों पर यह अवकलनीय नहीं होगा, -1 और 1। यहाँ से -1 आया और यहाँ से 1 आया, इन दो बिंदुओं पर फलन जो हमारा क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। उसने यही कहा था, कहता एक ऐसा फलन बताइए जो सतत तो हो, प्रत्येक जगह पर सतत हो, यानी x का कोई भी मान रखें वहाँ पर सतत होगा, लेकिन अवकलनीय नहीं होना चाहिए, सिर्फ दो बिंदुओं पर, दो ही बिंदुओं पर बताना है उसको, वो अवकलनीय नहीं होना चाहिए। तो इसको आप ये दो बिंदु बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, y बराबर fx gx hx l m n a b c सिद्ध कीजिए कि dy dx
एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एल, एम, एन, ए, बी और सी। अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा सर ये क्या है। ये आपका सारणिक है जो आपने 4th चैप्टर में पढ़ा, डिटर्मिनेंट। इसका हमें अवकलन करना है। तो बच्चों इसका अवकलन कैसे करते हैं? इसका अवकलन हम सीक्वेंस से करते हैं। सीक्वेंस क्या है? पहले हम फर्स्ट रो का करेंगे, फिर सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का, इस तरह से करेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे हम इसको करके बता रहा हूँ, डी वाई डी एक्स। तो पहले हमने फर्स्ट रो का किया, यानी एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। तो एफ एक्स का अवकलन हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये एफ डैश एक्स आ जाएगा, जी एक्स का कर रहे हैं जी डैश आ जाएगा, और एच एक्स का कर रहे हैं तो एच एक्स आ जाएगा। आ गया। करेंगे अब इनका भी, तो इनका तो नहीं करेंगे ना, ये एज इट इज़ आ गए, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला हम इनका सीक्वेंस से करते हैं। फिर आएगा प्लस, पहले रो का, फिर कॉलम, फिर दूसरी रो का, फिर तीसरी रो का। पहले प्रथम पंक्ति का, फिर दूसरी पंक्ति का, फिर तीसरे पंक्ति का। तो प्रथम का हो गया, सेकंड और थर्ड सेम। अब हम फर्स्ट सेम रखेंगे, सेकंड का करेंगे। तो एल एम एन, यानी इस एल एम एन का आपका इसने कर दिया, आपने इसका करेंगे। तो यहां पर देखें आपको कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है हमें। तो एल एम एन क्या है? अचर राशियां हैं, तो इनका क्या आएगा? 0 0। थर्ड सेम, क्योंकि पहले फर्स्ट पंक्ति का किया तो सेकंड और थर्ड सेम हो गई। अब फर्स्ट और थर्ड सेम रहेंगी, सेकंड का कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, तीनों रो सेम में से पहली रो सेम रहेगी, दूसरी भी सेम रहेगी, तीसरी रो का कर रहे हैं, यानी ए बी सी का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0। अब बच्चों आप देखें, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ के अवयव तीनों ही 0 होते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो इसमें पूरे तीनों ही जो रो है हमारी थर्ड वो 0 0 है, तो इस पूरे सारणिक का मान हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका सेकंड रो इसकी पूरी 0 0 है तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो बचा क्या? सिर्फ ये वाला बच जाएगा, सिर्फ ये बचेगा ना, ये तो 0 0 आ गया। और ये किसके बराबर? ये आ रहा है, तो डी वाई डी एक्स के बराबर क्या आ गया? ये आ गया, और यही हमें चाहिए था। क्लियर है? इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अवकलन कैसे कर रहे हैं सारणिक का? पहले प्रथम पंक्ति का, फिर द्वितीय पंक्ति का, फिर तृतीय पंक्ति का। इस प्रकार से हम इसका अवकलन करते हैं। ठीक है? हाँ, आप इसको चाहें, कुछ बच्चे चाहें तो इसको आप सारणिक को ओपन करें, फिर करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, पर वो आपके लिए टफ हो जाएगा। ये बहुत शॉर्टकट रहता है, इसी से करें, आपके लिए आसान रहेगा। पंक्ति के आधार पर करना है, पहली पंक्ति, फिर द्वितीय पंक्ति का, फिर तृतीय पंक्ति का। और यदि किसी सारणिक के कोई पंक्ति स्तंभ 0 होते हैं सभी अवयव, तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो जो हमारा सेकंड और थर्ड था वो 0 आ गया था, और बचा फर्स्ट वाला, वही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन वहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर x का मान -1 से 1 के बीच में और उसके बराबर है। सिद्ध कीजिए 1 - x² d² y/dx² -x dy/dx -a² y = 0। ठीक है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इसका यही करेंगे। 1 - x² हमें चाहिए। सिंपली हमें पहले dy/dx करना होगा, फिर हम द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे। पहले dy/dx, फिर d² y/dx का निकालना पड़ेगा। तो पहले हम dy/dx निकालते हैं। तो पहले e का करेंगे। e का क्या होता है? सेम होता है। ये हो गया। इसके गुणा में हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? अवकलन e का होने के बाद बचा a cos इनवर्स x। a तो अचर राशि है बाहर, a e⁻a cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का करेंगे, यह आता है -1/√1 - x²।
कुछ बच्चों को ये दिख रहा होगा सर ये y है, यही तो था y, यहाँ पर y वापस रखते हैं तो डी बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस ए वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। आप ध्यान से देखें, आपको चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोई रूट नहीं चाहिए, उसकी पावर 1 चाहिए। हम इसका u बटा v से कर दें तो यहाँ पर ये पावर स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। तो अब भाग वाले नियम से करेंगे, दोबारा अवकलन तो करना ही है हमने, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। v सेम रहता है, u का अवकलन, और u क्या है, अच्छा हाँ, तो माइनस ए तो कांस्टेंट था हमारा, इसको तुमने बाहर ही ले लिया। v सेम, u का अवकलन यानी u y है, मतलब y का अवकलन यानी y डी वाई डी एक्स हो गया, माइनस y डी वाई डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये तो डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बच गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस, देखिए यहाँ पर हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से देखें, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो आपके पास ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यानी ये क्या बन गया आपके पास, माइनस ए वाई बन गया फाइनली, माइनस वाई, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 सेम रूट, इसका करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 से ये 2 कैंसिल, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए, बाहर माइनस ए था ना, ये हो गया प्लस का ए स्क्वायर, इस माइनस से ये प्लस, फिर बाहर वाले माइनस से फिर से माइनस, माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स डी बाई एक्स चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, हमने माइनस का ए वाई, माइनस का ए अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, तो माइनस का ए आएगा, ये आपका पूरा क्या बन गया, विद माइनस डी बाई डी एक्स, मतलब हम माइनस को भी इसके अंदर ले लें तो यहाँ बाहर माइनस प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा इस तरह से, ये इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, प्लस माइनस ए वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, इस टाइप से आपके पास ये बन गया, ठीक है। ये आपका हो गया डी बाई डी एक्स, तो क्या हो गया, ये प्लस का डी बाई डी एक्स और गुणा में इसके एक्स है, तो उसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे इस साइड, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी ये बन जाएगा, दोनों को इधर ले आएंगे ना, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो यही चाहिए था हमें, ये आपका सिद्ध हो गया। इन दोनों को इधर लेके आओगे तब आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है बच्चों।